हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 4th और 5th ऑफ अप्रैल का दोनों ही दिनों का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आर्टिकल हम लेकर के चल रहे हैं, लिखा है राजा मंडला सी राजा मोहन, जो है काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो आईआर के लिए बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जिसमें चाइना और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में हम समझेंगे। लिखा है डिवाइडिंग एंड रूलिंग द वेस्ट, और ये एवरी वेंसडे इनके आर्टिकल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप चाहें तो उनको इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल ये जो आर्टिकल है वो आपके GS2 वाले सेक्शन में आईआर वाला जो सेक्शन होता है उसको काफी अच्छे से कवर करेगा। उसमें हम डीप में जा करके अपनी एनालिसिस को ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल कहता है सी राजा मोहन राइट्स रशिया एंड चाइना's प्लान इज डिवाइड एंड रूल द वेस्ट। ठीक है, तो जो इनका जो डिवाइड का मतलब, ये दोनों देश साथ में आ रहे हैं, पर इनका जो प्लान है वो क्या है, डिवाइड एंड रूल का प्लान है, जो कॉलोनियल एरा से होकर के यहाँ तक आता है। तो कॉलोनियल एरा तो जाता रहा, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी है कुछ ऐसी ही जान पड़ती है। तो राजा मोहन लिखते हैं न्यू दिल्ली कैन सी दैट देयर ओवररीच हैज सीमेंटेड ब्रॉड वेस्टर्न यूनिटी रादर देन सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम द यूएस। तो ओवररीच का मतलब क्या है, ज्यादा पहुंच। हैज सीमेंटेड ब्रॉड वेस्टर्न, सीमेंट कर दिया है किसको, ब्रॉड वेस्टर्न यूनिटी को उन्होंने सीमेंट कर दिया है, ऊपर से एक लेयर डाल दी है सीमेंट की। रादर देन सेपरेटिंग मतलब अलग करने के बजाय, उनको यूएस से अलग करने के बजाय यूरोप को उनके ऊपर एक लेयर बिछा दी है। लेयर बिछाने से क्या होगा, वो थोड़ा धूमिल हो जाएंगे, कम, उनकी पावर कम हो जाएगी और बाकी शक्तियां उभर करके ऊपर आ जाएंगी, कहने का उनका मतलब है। और देखते हैं, एज ए डीपन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया एंड चाइना होप दैट एक्सप्लॉइटिंग द डिविजन्स विद द वेस्ट विल हेल्प देम ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल ऑर्डर। ऑफ कोर्स उनका जो गठबंधन है, जो ये साथ में आने का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कैसा लगता है, एक्सप्लॉइटिंग वाला इसका एक ऑर्डर लगता है, एक्सप्लॉइटिंग नेचर है उसका। जिससे क्या होगा, डिवीजन विद द वेस्ट, वेस्ट में डिवीजन हो सकता है, और जो हेल्प करेगा ग्लोबल ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में हेल्प करेगा। हम सब जानते हैं कि रशिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो सुपर पावर बनने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, मतलब आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। इसकी वजह से ये दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पे आगे बढ़कर आए, सुपर पावर की तरह उभर के आए, इसलिए वो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अंजाम दे रहे हैं। जहां रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया को ये श्योर नहीं था कभी भी कि ऐसी हालत होगी इस वॉर की, और इसके साथ चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना भी ताइवान को लेकर के जो उसकी स्ट्रेटेजी है, उसके वजह से वो रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, ताकि उसका ताइवान को लेके जो फ्रंट है वो भी शेल्टर हो सके। तो इस वजह से जो स्ट्रेटेजी है उन दोनों देशों के लिए ठीक है ये, लेकिन ये वेस्ट में एक डिवाइड का काम कर सकती है, और एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही ग्लोबल ऑर्डर में। The Sino-Russian dream of building a post-Western order has resonance in many parts of the world, including in Delhi. और जिसमें जो रेजोनेंस का मतलब है कि बहुत सारे देशों में उथल पुथल या उसके आफ्टर इफेक्ट आएंगे, एक स्ट्रेटेजिक चेंज होगा विश्व में, और इंक्लूडिंग इन दिल्ली, दिल्ली में भी वो चीज देखने को मिल सकती है। बट द इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी शुड नॉट होल्ड इट्स ब्रेथ। द फॉल्ट लाइन्स विद इन द वेस्ट आर रियल बट दे आर बाय नो मीन्स फेटल। मतलब हम अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, उसको अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना चाहिए कि जो फॉल्ट लाइंस हैं वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट के जो देश हैं वो आपस में बटे हुए हैं, सब जानते हैं, वो एक गठबंधन नहीं है, उनके अंदर गुटबंधन नहीं है, जिसकी वजह से फॉल्ट लाइंस हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेटल है, मतलब घातक है, ऐसा ये नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट मॉस्को एंड बीजिंग हैव टॉक्ड ऑफ अपending the world order. The history of the international communism in 20th century was about building a post-Western order, but those dreams came to naught as Russia and China got each other's thoughts and made separate compromises with the West. So हुआ क्या था 20th century में, post Western order में जब बात करते हैं यूएसएसआर के डिमोलिश होने की जब बात करते हैं, उसके बाद भी जो ड्रीम है रशिया का, चाइना का अपनी पावर में आगे आने का, वो दो देश आपस में ही एकजुट नहीं थे, एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे, राइट। और उन्होंने हमेशा से वर्ल्ड ऑर्डर को अपेंड करने की कोशिश भी करी है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सेपरेट किया और कॉम्प्रोमाइज विद द वेस्ट, और वेस्ट से जो कॉम्प्रोमाइज को अलग कर दिया वो, क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया चाइना एक दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे जो ग्लोबल ऑर्डर को इफेक्ट करने का उनका प्रयास रहा। पर अब जबकि इससे डिफरेंट कैसे है, अब जो इस बार हो रहा है वो डिफरेंट कैसे है, as it bid goodbye to Vladimir Putin in Moscow last month, Xi Jinping talked
talked of once in a century changes that leads to that the two leaders were jointly heralding. So Moscow and Beijing are convinced that by pooling their strengths, the former's military nuclear power and vast natural resources and later growing economic weight. तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली अपने पुराने जो मिलिट्री न्यूक्लियर पावर का जो स्ट्रेंथ है उसको वास्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और लेटेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को वेटेज दे रहे हैं एंड दे कैन पुट द वेस्ट ऑन द डिफेंसिव मोड. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनॉमिक वेटेज बढ़ा रहे हैं क्योंकि रशिया के ऊपर क्या लगे, सैंक्शंस लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा इंपोर्टर, तेल का बड़ा इंपोर्टर देश चाइना बन चुका है, राइट. सबसे ज्यादा इंपोर्ट वो देश कर रहा है किससे, रशिया से, तेल का. तो उसके पास इकोनॉमिक वेटेज भी आ रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी है और एक वास्ट पूल भी क्रिएट हो रहा है. दे ऑल्सो बेट दैट जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर पॉलिसीज इन यूरोप एंड एशिया, रशिया एंड चाइना कैन बरी 400 years ऑफ वेस्टर्न हेजेमोनी. और ऐसा वो बेट कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है वो सालों पुरानी, 400 साल पुरानी जो पॉलिसीज रही हैं, मतलब जो लड़ाई झगड़ा और एक गठबंधन सबको जोड़ करके जो पॉलिसीज रही हैं यूरोप और एशिया में, रशिया और चाइना में, वो बरी कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं वेस्टर्न हेजेमनी के तहत. द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी रेस्ट ऑन द मॉस्को बीजिंग एक्सिस, सक्सेसफुली लेवरेजिंग अमेरिकाज इंटरफेरेंस एंड डिविजन्स बट द यूएस इन यूरोप. मतलब कहना है वो यही चाहते हैं कि देश बटे हुए हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस बार वो बड़ा चेंज लेकर के आएंगे. साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम उठा और जो यूक्रेन को सपोर्ट है अमेरिका का उसको भी चैलेंज किया गया. लेकिन समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि यूक्रेन को लेकर जो पॉलिसी है अमेरिका की उसके ऊपर पहले से ही बहुत ही क्रिटिकल कहना चाहिए अटैक हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिक ऑलरेडी आ रहे हैं और इन ट्राइंग टू फॉलो अमेरिकाज नॉइजी डिबेट भी आगे बढ़ करके आती है क्योंकि लोग ये मानते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका अगर यूक्रेन को सपोर्ट करना छोड़ दे तो लड़ाई बंद हो सकती है क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है इस फाइट में और रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना. तो उस केस में ये लड़ाई तो कहीं बंद होने दिखती नहीं है. साथ ही साथ मॉस्कोस फोकस इज ऑन अमेरिकाज पॉलिटिकल फ्रैक्चर्स और जो मॉस्को का फोकस कहाँ है, अमेरिका के पॉलिटिकल फ्रैक्चर्स पे, जहां पे बीजिंग इज डिप्लॉइंग चाइनाज मार्केट पावर टू अंडरमाइन वॉशिंगटन स्ट्रेटेजी. आफ्टर ऑल चाइना इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी एंड हैज मैसिव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद द यूएस इवन एज बीजिंग हैज टेक्स अ हार्ड पॉलिटिकल लाइन टुवर्ड्स the Biden administration. It is teasing Wall Street and US industry to come back and make money in China. Of course, चाइना एक बड़ा देश है इकोनॉमिकल पावर में देखा जाए और मैसिव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है मैन्युफैक्चरिंग में भी और एक्सपोर्ट में भी. तो उस केस में यूएस को रिप्लेस करना या यूएस की जगह ले सकता है, लेने की जो कवायद है चाइना की, उसके तहत वो चाहता है कि यूएस इंडस्ट्री टू कम बैक एंड मेक मनी इन चाइना. ऑफ कोर्स अगर चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है और अमेरिकन मार्केट वहां फिर से डिप्लॉय होता है, कोविड की रूल्स एंड रेगुलेशन हट चुके हैं, तो उस केस में चाइना का फायदा भी है क्योंकि लास्ट वीक बाओ फोरम में जो डावोस ऑफ चाइना भी इसको कहा जाता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, द न्यू प्रीमियर ली कियांग ने प्रॉमिस किया अ लार्ज ऑडियंस ऑफ सीईओज इंक्लूडिंग एप्पल्स टिम कुक टू फर्दर ओपन इट्स इकोनॉमी. अपनी इकोनॉमी को खोलते हुए जो उनके ली कियांग साहब हैं उन्होंने इस बात को कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं, जहां पे एप्पल के टिम कुक भी थे. जो बाओ फोरम है उसको कहते हैं, बाओस फोरम को कहते हैं डावोस ऑफ चाइना भी कहते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इस फोरम में इस बात को कहा, तो मतलब चाइना भी मार्केट को ट्रैक करना चाहता है लेकिन अगर वो अलाई बन के रहता है रशिया का तो ये कैसे पॉसिबल है. दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ द यूएस कैपिटल वांट टू रिटर्न टू द गुड ओल्ड डेज विद चाइना इज नॉट इन डाउट बट पॉलिटिकल वॉशिंगटन हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम बिजनेस एज यूजुअल विद बीजिंग. क्योंकि उसके जो पॉलिसी है चाइना की, असर्टिव पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है खुद को लेकर के और रशिया को लेकर के भी, उसके लिए यूएस की एप्रीहेंशंस हैं. Now, what about dividing America from Europe? Russia's latest version of its foreign policy doctrine issued last week singles out that the US as the main instigator, organizer, and executor of the aggressive anti-Russian policy of the collective. वैसे तो सच बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि यूएस हमेशा से रशिया के खिलाफ रहा है और आगे भी रहेगा. इसको कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है. तो इसको चलते अगर कोई उसकी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहता है तो दैट इज नॉट गोना पॉसिबल.
Putin often criticized Europe for abandoning its strategic autonomy, but it is a Russian aggression against Ukraine that has pushed Europe back into US protection. China's love for Europe strategic autonomy is equally passionate. पर कहने वाली बात यह है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रहा है यूरोप, उसके लिए रशिया खुश नहीं है, और उसके चलते अगर ये आगे कुछ और स्कोप बनता है और सैंक्शंस लगते रहते हैं तो रशिया के लिए, रशिया का जो प्यार है यूरोप के लिए वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि यूरोप का आधा काफी बड़ा हिस्सा पहले यूएसएसआर का हिस्सा होता था, 1991 के बाद ही खत्म हुआ, राइट। सो उस केस में बीजिंग का अट्रैक्शन भी ऑफ कोर्स मार्केट को लेकर के तो है इन इलाकों में, और रशिया का भी है। द बीजिंग हैज बीन होपिंग दैट द परेड ऑफ यूरोपियन लीडर्स इन चाइना दिस वीक वुड अलाउ इट टू सेपरेट ब्रसल्स फ्रॉम वॉशिंगटन। लास्ट वीक सॉ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सैंचेज जॉइन द बाओ फोरम, और इस जो लास्ट वीक जो बाओ फोरम हुआ उसके साथ ही साथ जो परेड हुई यूरोपियन लीडर्स की चाइना में, उसके लिहाज से जो होप है उसमें आशा किया है दैट अलाउ इट टू सेपरेट ब्रसल्स को अलग कर दिया जाएगा वॉशिंगटन से। लास्ट वीक सॉ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सैंचेज जॉइन द बाओ फोरम। तो अगर आप अभी अभी बेलारूस का नाम भी आ चुका है, राइट, कि उसको वो रशिया की तरफ से लड़ाई करेगा, तो ये देश आपस में पहले, क्योंकि इस बार का जो वर्सो पैक्ट कहा जा रहा है कि वर्सो पैक्ट जो प्रेजेंट वर्सो पैक्ट है उसमें एक स्ट्रेटेजी की तरह नाम लिया जा रहा है। जो पुराना वाला वर्सो पैक्ट है वो तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, पर कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था उसका नाम वर्सो पैक्ट था, तो उसका सेंटर क्या है, बेलारूस। उस तरीके से देश आपस में कट रहे हैं, बट रहे हैं इस लड़ाई के चलते। द साइनो यूरोपियन एंगेजमेंट सर्कल्स would two issues के जो साइनो यूरोपियन एंगेजमेंट है उनके दो कारण बड़े हैं कि बीजिंग वुड लाइक यूरोप टू डिस्टेंस लाइक फ्रॉम यूएस। बीजिंग चाहता है कि यूरोप डिस्टेंस कर ले यूएस से, जो पॉसिबल नहीं है। ऑन इट्स चाइना's पॉलिसी, यूरोप इज नॉट रेडी टू बाय चाइना सो कॉल्ड पीस इन्विटेशन ऑन यूक्रेन। ठीक है, तो दो ही कारण है कि यूरोप को छोड़ दे, यूरोप छोड़ दे यूएस को, और चाइना की पॉलिसी को एक्सेप्ट करे, जो पॉसिबल होने वाला नहीं है। चाइना डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अग्रेसर एंड द विक्टिम। चाइना जो अपनी इमेज को ठीक करने पे लग चुका है, तो उस केस से भी पॉसिबल होने जैसा नहीं है, क्योंकि चाइना की जो इमेज है ऑल्दो ही इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, नो डाउट सेकंड लार्जेस्ट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी जो इमेज है चाइना की जो देशों पे है वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं है। यूरोप हाउएवर हैज कन्विंस्ड इटसेल्फ दैट सी इज द ओनली लीडर हु कैन नज Putin towards peace. It is by no means clear if C can deliver, but keeping up European hope is a major driver of C Ukraine diplomacy. So देखने वाली बात होगी कि जो वर्ल्ड पीस को लेकर के ये दोनों देश आपस में जुड़ रहे हैं, तो यूरोप ये मानता है कि सिर्फ चाइना ही रशिया को नच कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है या इस लड़ाई से हटा सकता है शांति की तरफ। बट जो जी साहब की यूक्रेन को लेकर पॉलिसी है वो मेजर ड्राइवर होगी यूरोपियन पॉलिसी को लेकर के भी। देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, और फिलहाल के लिए ये जो आपके लिए पॉइंटर्स आ रहे हैं ये आपके आईआर वाले सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेंस राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। और प्री के लिए मेरे हिसाब से हमेशा ये देखते रहिए कि ज्योग्राफी में देश कहाँ कहाँ है, जिन देशों के नाम आते हैं उनको ज्योग्राफी में जरूर लोकेट करिए, और आपकी जो नोट्स जहां बना रहे हैं वहां इन पॉइंटर्स को आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दिल्ली के लिए क्या कर सकते हैं हम, दिल्ली के लिए क्या चीज है। दिल्ली नोज दैट रशिया एंड चाइना हैव नाउ प्रेजेंटेड एक्सटेंसिव एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं हमारे सामने। दिल्ली को ये पता है कि रशिया और चाइना के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों है, क्योंकि अगर पूरे देशों, विश्व के सभी देशों के सामने ये दोनों देश जुड़ जाते हैं, मतलब आपस में अलाए हैं, लेकिन बाकी सबसे तो कट रहे हैं ना। कहाँ कट रहे हैं, मिलिट्री के एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट से कटते चले जा रहे हैं टू वेस्टर्न प्राइमेसी। इट कैन सी दैट द Russian and Chinese overreach has cemented broad Western unity rather than separating Europe from the US. लेकिन इसका जो रिवर्स मैं आपसे कहूंगी, दिमाग लगा के देखिए कि अगर ये देश आपस में एक साथ हो जाते हैं वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक यूनिटी को तोड़ने के लिए, जहां वो ये चाहते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूएस को छोड़ दें और अलग से उनसे व्यापार करना चालू कर दें और इन देशों को सपोर्ट करें, तो ये तो होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जो यूरोप के काफी देश, यूरोप के बड़े देश अगर आप कहें, वो किसका हिस्सा है, नाटो का हिस्सा है, राइट। इन सब जो ये मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। की शुरुआत ही नाटो की हुई थी जहां पे रशिया के अगेंस्ट, जो रशिया की पावर के अगेंस्ट ये बनाया गया था, राइट। तो उस केस में अगर ये देश रशिया और चाइना को सपोर्ट करने भी लग जाते हैं या फिर वो यूएस से अलग होना भी चाहते हैं, तो वो होने नहीं देगा, क्योंकि उस केस में सारी पावर यूएस के हाथ में। क्यों? क्योंकि यूएस, चाइना और रशिया, यूएस, चाइना और रशिया, ये तीनों देश ही यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं,
और नाटो के कई देश यूएन के परमानेंट मेंबर्स नहीं है, पर फिर भी वो नाटो में आते हैं क्योंकि वो एक मिलिट्री अलायंस है। तो उस केस में आगे वो अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो उसमें मेंशन चीज हो रही है वो पॉसिबल है। बट ऑफ कोर्स चाइना तो चाहता ही है और रशिया भी चाहेगा कि उनको उनको सपोर्ट मिले बाकी देशों से और यूएस को अलग कर दिया जाए। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल है वेट मार्च एंड वीट क्रॉप। इसके ऊपर ऑलरेडी का आर्टिकल आया था, काफी बढ़िया आर्टिकल था, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया है। इसमें कहना चाहते हैं हरीश दामोदरन साहब that Rabi wheat crop last year was damaged by the unusual heat of March 22. This March has seen unseasonable rain and hail, but the impact of wheat may not be as bad as last year. मतलब ये जो डैमेज ऐसे ही कुछ लगभग डैमेज बारिश वाला लास्ट ईयर भी हुआ था, बट इस बार द इम्पैक्ट ऑन व्हीट may not be bad as last year. जो लास्ट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर आर्टिकल था, जहां पे काफी बढ़िया क्लेम्स किसानों को मिला। और जिन स्टेट्स में, इसमें पंजाब भी था, पंजाब ने उसके लिए ऑप्ट आउट किया, उन्होंने कहा उनके पास फंड्स नहीं है, और भी 6-7 स्टेट्स थे जहां पे उन्होंने इसको अवेल नहीं किया, और उन्हीं किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा, ऑब्वियसली उन्होंने सफर करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने काफी बढ़िया काम किया, तो उसके लिए लास्ट आर्टिकल को आप जरूर देखिएगा, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं अल्टीमेटली रेन्स आफ्टर मिड मार्च हैव डन टू बी दिस टाइम what the heat wave during last March due to the 21-22 crop, but the extent of yield the loss does not look as much for now. तो ये आर्टिकल आपके GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, और साथ ही साथ आपकी GS1 में भी इसके ऊपर एक कहना चाहिए एनालिटिकल पार्ट पूछा जा सकता है किसान और कृषि वाले सेक्शन में, जहां GS1 में सवाल कभी कभी बनते हैं, और GS3 के लिए तो है ही डेवलपमेंट वाले पार्ट में, इसको आप देख सकते हैं। नाउ इसमें मेंशन वो ये करना चाहते हैं कि 21, 22 और 23 और 24 का डेटा समझाते हैं कि जहां पे अनयूजुअल राबी क्रॉपिंग सीजन को बता रहे हैं विंटर स्प्रिंग में, इन टर्म्स ऑफ वेदर एंड यील्ड लॉस स्पेशली इन व्हीट। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं मैम इन सब आर्टिकल्स में पढ़ना क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। इस पूरे ही आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस मैप को पढ़ना समझ लें। अगर 1 by 1 हर लाइन को हम नहीं भी देखते हैं कि राबी की फसल में क्या हुआ और खारिफ की फसल में क्या हुआ, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि 21, 22 और 23, 24 के डेटा में कितना फ्लक्चुएशन है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ, जो कह भी रहे हैं कि इम्पैक्ट ज्यादा खराब नहीं है। और जो हुआ क्या है कि इस बारिश से क्या हुआ है कि जो गेहूं की जो ऊपर वाली लेयर होती है, लस्टर और शाइन होता है, वो खराब हो गया। तो उस केस में कुछ गेहूं के जो टाइप पे फर्क पड़ता है, जहां पे उसकी अच्छी क्वालिटी के प्राइस मिलते हैं, उतने अच्छे शायद नहीं मिल पाएंगे। तो उस केस में से लिखा विद द वाटर विल नॉट ड्रेन आउट इजिली इन डिस्ट्रिक्ट सच एज फजलका, फिरोजपुर, मुक्तसर एंड भटिंडा। तो जब पानी जगहों में भरा रहेगा तो गेहूं भी वहीं पड़ा है, पानी पड़ा है, तो उसकी जो लस्टर और शाइन है वो खत्म हो जाती है, लेकिन पूरा गेहूं खराब नहीं हो रहा है, तो मतलब इम्पैक्ट है उतना नहीं है, इसलिए उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो ये सब चीजें जो है आपको जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं वो पढ़ना जरूरी है। But the patterns of rainfall and temperature variation and the damage to the standing crops as a result have been different in 2 seasons. और जो पैटर्न्स हैं रेनफॉल के और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो क्रॉप में रिजल्ट आएंगे वो अलग अलग होंगे दोनों ही सीजन में। ठीक है, तो ये कहना यहाँ पे चाहते हैं कि इन्फ्लेशन का परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ रहा है, और इस केस में जो ये घटना घटी उस केस में ऑफ कोर्स स्टेट्स पे असर आएगा, लेकिन जो नंबर्स है वो लास्ट टाइम से काफी डिफरेंट है। नाउ व्हाई हैज 22-23 हैज बीन डिफरेंट समझते हैं। इन 21-22 वाज लार्जली वेट विद 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ एक्सेस सरप्लस रेन। 2022-23 वाज क्वाइट ऑपोजिट। वो कह रहे हैं कि 5 महीने कंसेक्यूटिव बारिश हुई थी, या मतलब बारिश हुई थी या फिर नुकसान हुआ था बारिश की वजह से, सरप्लस और रेन होने की वजह से। और 22-23 में इसका अपोजिट है। द विंटर वाज एक्सेप्शनली ड्राई विद द 4 months फ्रॉम नवंबर 22 टू मार्च 23 रजिस्टरिंग डिफरेंट रेनफॉल। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, 2 सवाल बनते हैं। ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से सवाल ये बनता है कि 2 महीने पहले आईएमडी कह रहा था, और वर्ल्ड आईएमडी के साथ साथ आपके बाकी देशों की फोरकास्टिंग भी ये कह रहे थे कि इस बार अल नीनो आने वाला है, क्योंकि कई साल ला नीना रहा है, अच्छे मौसम रहे, तो इस बार अल नीनो आ सकता है। तो उस लिहाज से आपका अल नीनो और ला नीना आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए, जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है। और आपको ये देखना है कि राबी
राबी की फसल और साथ ही साथ खारिफ की फसल में क्या फर्क होता है, कौन कौन सी इसमें फसलें आती हैं, ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, ये कहता है कि लास्ट ईयर कुछ कम ज्यादा वर्षा हुई थी, इस बार कम हुआ है, इस बार तूफान भी आया है और ओलावृष्टि भी हुई है, थोड़ी बहुत हेलस्टॉर्म है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से फर्क नहीं आया है। 23 में ओनली रिकॉर्डेड 68.3% बिलो नॉर्मल रेन। इट वाज आल्सो द हॉटेस्ट एवर फेब्रुअरी इन टर्म्स ऑफ एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, जस्ट एज मार्च वाज इन 22। ठीक है, फरवरी जो साल का था काफी गर्म भी रहा। साथ ही साथ इट्स मंथली आउटलुक फॉर मार्च आल्सो प्रेडिक्टेड एवरेज रेनफॉल ओवर द कंट्री टू बी नॉर्मल एंड बिलो नॉर्मल। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा बारिश के लेवल नॉर्मल, अबव और लोअर होते हैं, क्योंकि इसका डेटा कई बार आ चुका है जहां पे आपको आईएमडी के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स बताए जाते हैं और नॉर्मल अबव नॉर्मल नंबर्स भी आपको बताए जाते हैं। वो प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो आपने सोचे ना हो उसको पूछने के लिए यूपीएससी फेमस है। तो मेरी समझ से ये आपको प्री के लिए सर्च करके कहीं से तैयार कर लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको आर्टिकल दिखाती हूँ। Now, will the rain affect wheat yields? Wheat is sensitive to both heat stress and rain thunderstorms during the terminal grain filling and ripening period. This is a time when the crops my mistake. Crops ear heads are heavy with grains. The more the wheat accumulated from grain filling, the more vulnerable is the crop to rain. और इस वक्त क्या हो रहा है? This is a time क्या when the crops ear heads are heavy with grains. इस वक्त जो होता है, जो ग्रेन होता है वो भर जाता है, हेवी हो जाता है पूरा पकने की वजह से। द मोर द वेट एक्यूम, जितना ज्यादा वेट होगा और ग्रेन फिल किया होगा, बालियां जो होती हैं उनमें ग्रेन होता है, द मोर वल्नरेबल इज द क्रॉप टू रेन। और जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे क्रॉप खराब होती चली जाएगी, क्योंकि पूरा पक चुका है, गेहूं पक चुका है, लद चुका है, बालियां प्रिपेयर हो चुकी हैं, तो उस केस में अगर बारिश होगी तो हैवी हो गया और हैवी होने से वो डैमेज हो जाएगा। नाउ देन these when accompanied by heavy velocity winds make the stems prone to logging और bending and even falling flat on the ground। इससे क्या होगा, जब काफी तेज हवाएं चलती हैं तो जो उनकी जो स्टेम है, जहां से वो तना होता है पौधे का जिसमें गेहूं लगा होता है, उससे क्या होगा, लॉजिंग हो जाएगी, साथ साथ बेंडिंग, मुड़ जाएगा और फ्लैट ग्राउंड पे गिर जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर। अब इस पिक्चर में ध्यान से देखिए जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे गेहूं पूरा इसमें लदा हुआ है, तो जब इस पे बहुत तेज हवा चलेगी इसकी वेलोसिटी से फ्लैट जमीन पे गिर जाएगा। उस केस में गेहूं खराब हो जाता है, उसका लस्टर, उसका शाइन चला जाता है, जिसके लिए उसकी क्वालिटी का पैसा मिलता है। तो एक किसान की वो कहानी बताते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि would wheat prices go up if production falls? Of course. It is unlikely because wheat prices at Chicago Board of Trade Futures Exchange are now at just $254. तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपको सीधे कोई सवाल पूछे कि क्या अगर व्हीट के प्राइस ऊपर जाते हैं तो प्रोडक्शन नीचे जाता है तो प्राइस ऊपर जाएंगे, तो हाँ आंसर सही है। लेकिन इस वक्त जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उस केस में हमारा जो प्राइस है वो इफेक्ट करता है। जब बाहर इंपोर्ट ज्यादा नहीं होगा हमारे देश से, हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे देशों में व्हीट अवेलेबल होगा, एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमारा जो प्राइस है देश में वो भी कम हो जाएगा, तो उससे भी फर्क पड़ता है। Last year's failed domestic crop came at the time when global commodity prices were on the fire following Russia's invasion of Ukraine. The world has since overcome the effect of war. तो जो वॉर वाली कहानी है वो भी चल रही है, तो डिपेंड करेगा कि प्राइस आपके ग्लोबल इकोनॉमी में क्या है, और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं इसको, वो भी फैक्टर्स होने चाहिए स्टेबल, तब जाके प्राइस सेंसिटिविटी बेटर हो पाएगी। इस केस में हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, पर तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस एडिटोरियल का, और आपसे मिलेंगे कुछ देर के बाद और न्यूज के साथ, तब तैयारी करते रहिए।